अलका बत्रा जी जॉब कंसल्टेंट के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ वर्चुअल जुड़ी हुई हैं। अलका जी, फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे, खासतौर से जो रोजगार के विषय पर सरकार ने यहाँ पर कई बातों का जिक्र किया है। 7 लाख नौकरी मेक इन इंडिया के तहत, जबकि 16 लाख आत्मनिर्भर भारत के तहत क्रिएट करने की बात सरकार कह रही है। क्या आपको लगता है कि ये बजट जो प्रावधान किया गया है रोजगार के लिए, ये काफी पर्याप्त है, और किस तरह से फर्स्ट रिएक्शन आपका आप बता सकती हैं? जहां तक रोजगार की बात है, ये जो अभी आंकड़े इसमें इस बजट में पेश किए गए हैं कि इतनी रोजगार देने की बात हुई है। अगर आपको याद होगा सुमित जी, तो ये पिछले बजट में भी सेम आंकड़ा ही दिया गया था। आई थिंक मोर और लेस इसमें रिपीट ही किया है उसको, लेकिन सरकार पिछले वाले आंकड़े को भी मैच नहीं कर पाई थी। 60,000 जॉब्स की जगह 60 लाख जॉब्स की जगह 40 लाख पे ही वो लोग कंप्लीट करके खत्म हो गए थे, और डेफिसिट चल रहे हैं हम अपने बजट के आंकड़ों में पिछली बार में भी। अब अगर उन्होंने फिर से यही सेम आंकड़ा आगे किया है तो आई विश कि इसको हम मेंटेन कर पाए। होता क्या है कि सरकार बजट में योजनाएं दे देती है, आंकड़े दे देती है, ये एलोकेशन कर देती है कि हम ये सब करने वाले हैं, लेकिन आते आते साल खत्म होते होते दूसरे बजट आते आते वो पूरा नहीं हो पाता है, और जनरली वो लैप्स हो जाता है। वो आप इससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आंकड़ा कहिए या स्किल से रिलेटेड, जो कि हम रोजगार के से रिलेटेड अगर आप कहें, या फिर अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है स्टार्टअप से रिलेटेड, बिकॉज स्टार्टअप्स ऑल्सो, इफ वी कैन स्टार्ट विद द स्टार्टअप्स, और अगर वो अच्छे से काम करें और जो भी हमने उनके लिए बजट में प्रावधान रखे और उनको फुलफिल करें, तो वो भी रोजगार देने में हेल्प करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, और जॉब्स को मैं यहाँ पे सिर्फ सरकारी तक ही सीमित नहीं कर रही हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रही हूँ। अभी मुझसे पहले भी जो वक्ता बात कर रहे थे वो एमएसएमई सेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो एमएसएमई सेक्टर जो है वो एक बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि नौकरियां दिलवाता है और बेरोजगारी को हेल्प करता है दूर करने में। और एमएसएमई सेक्टर ने लास्ट 2 ईयर्स से कोविड की वजह से सफर किया है, और उसी वजह से जॉब सीन में गिरावट भी बहुत आई है। राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा है। आप देखिए, हम राजस्थान तो बेरोजगारी में नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहे हैं अगर इंडिया के स्टेट्स में बात करें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ इस बजट में प्रावधान नहीं एक्स्ट्रा दिया गया। अगर देते तो शायद उससे भी इनडायरेक्टली रोजगार के ऊपर फर्क पड़ता। और जहां तक एक और हम लोग हमेशा शुरू से कहते आ रहे हैं, महिलाओं के लिए अगर हम लोग है ना, एंटरप्रेन्योर्स, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए अगर हम कुछ इस बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि महिला उद्यमियों को कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट और प्रावधान रखे जाएं जिसकी वजह से वो उद्यम लगा पाए, तो वो भी बेरोजगारी को चेक करने में मदद कर सकती है। तो अभी इस बजट में कुछ नया मुझे नजर नहीं आया है, कुछ ज्यादा नया नजर नहीं आया। अलका बत्रा जी, आपसे चर्चा लगातार जारी करेंगे, कुछ और बातें हैं जो आपसे करेंगे। फिलहाल एक कमेंट मैं हरीश पाराशर जी से लेना चाहूंगा। हरीश जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हरीश जी, शहरी विकास की बात कही गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, सरकार ने यहाँ पर कुछ प्रावधान का जिक्र भी किया है। क्या लगता है शहरी विकास सुदृढ़ होगा इस तरह के बजट में जो प्रावधान किए गए? देखिए, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये साफ कहा कि जब हम 100 साल मना रहे होंगे आज़ादी के, यानी आज से 25 वर्ष पहले, तो इस देश की आधी आबादी शहरी हो जाएगी एक तरह से, और हो भी रही है। आप देखिए, हमारे गांव जो है शहर होते जा रहे हैं, हमारी जो गांव के लोग हैं वो शहरों में पलायन करते जा रहे हैं। तो ये तमाम स्थितियां देखने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की कि जो खास तौर से जो 3 टायर और 2 टायर जो सिटीज़ हैं, उन पर ऐसी सुविधाएं दी जाए कि उनको और आगे नहीं आना पड़े, हमारे महानगरों पे भार नहीं पड़े। आज अगर हम राजधानी की बात करते हैं, मान लीजिए जयपुर का उदाहरण लेते हैं, तो फिर जयपुर के आसपास के जो सैटेलाइट टाउन्स आपको डेवलप करके और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना होगा। बजट में ये जरूर कहा है निर्मला सीतारमण ने कि हम राज्यों को इसके लिए पर्याप्त मदद उपलब्ध कराएंगे, पहली चीज़। दूसरी, उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि यहाँ सार्वजनिक परिवहन की भी बड़ी समस्या होने वाली है, ऐसे में जब आपका शहरी इलाका बन जाएगा तो जहाँ मेट्रो होनी है वहाँ मेट्रो, जहाँ लोकल परिवहन के साधन बढ़ाने हैं, वो तमाम चीज़ें सरकार ने कहा है कि हम ये करेंगे। सबसे बड़ी चीज़, जिस ई वाहन की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये भी जोर दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को भी प्रमोट किया जाना चाहिए परिवहन के लिहाज से। तो उसमें बड़ी समस्या आ रही है, बैटरी चार्जिंग की समस्या आएगी कि आप चार्जिंग स्टेशन हर जगह उपलब्ध नहीं करा सकते। तो इस बजट में ये व्यवस्था की गई है कि हम बैटरी के अदला बदली की भी
प्रावधान करेंगे ताकि लोगों को इस तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़े। तो व्यवस्थाएं बहुत सारी है, देखना ये कि कितना इसमें से इम्प्लीमेंट हो पाता है, क्या कुछ हो पाती है सरकार, क्या शहरों के विकास के लिए कर पाती है, ये अगले जो महीने आएंगे 2, 5, 6 महीने, तब सरकार का जो खाका है इस दिशा में किस तरह से काम करेगी वो भी सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार का क्या कुछ खाका है ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। एक शॉर्ट कमेंट और आपसे लेना चाहेंगे। हमारे साथ कमल सेठिया जी और यशस्वी जी जुड़े हुए हैं। अलका जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। फिलहाल मैं एक शॉर्ट कमेंट करके कमल सेठिया जी से पूछना चाहूंगा, ओवरऑल कुछ अगर शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहें, ओवरऑल इस बजट को किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से आकलन कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी ट्रेड और इंडस्ट्री की बात की है। अब हम देखते हैं पर्सनल टैक्स, जो इनकम टैक्स है, इसमें महिला वर्ग और सीनियर सिटीजन्स को कुछ अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए थी, जो नहीं देखने में आई। विलासिता की वस्तुएं, अब देखिए पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल तो वैसे ही जीएसटी के क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वो तो बजट के अलावा ही उसमें कोई चेंज होगा, लेकिन लगता नहीं कि कोई परिवर्तन या वृद्धि होने वाली है, क्योंकि 2 महीने बाद कई स्टेट्स में चुनाव है जी। तो इसीलिए शायद विलासिता की वस्तुओं को महंगा नहीं किया गया है जी। लेकिन जहां तक बचत की बात है, यदि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके पास एक बचत ही रास्ता रहता है। हमारे जो इनकम टैक्स में एटीसी और एटीडी के प्रावधान है, उसमें लिमिट बढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग पब्लिक सिक्योरिटीज में और हाउसिंग लोन में अपना पैसा लगाते हैं और वो पूरी छूट नहीं दे पाते, क्योंकि इसकी लिमिट कम है। तो यदि ये छूट दी जाती तो एक तरफ इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होता है, दूसरी तरफ व्यक्तियों को थोड़ी सी आयकर में सुविधा मिलती है। चलिए, एक आखिरी कमेंट सर, अब वक्त बहुत सीमित रह गया है। यशस्वी जी, आपसे एक आखिरी कमेंट हम लेना चाहेंगे। यशस्वी जी, आपको क्या लगता है कि जो जीएसटी खासतौर से और टैक्स के जो प्रावधान किए गए हैं यहाँ पर, वो अब हिंदुस्तान को और उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काफी रहेंगे? देखिए नकुल जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट द थिंग इज कि नोटिस करने वाली चीज ये है कि सरकार जो है वो बड़ी स्ट्रिंजेंट है उन लोगों के लिए जो लॉ अबाइडिंग नहीं है। एक प्रोविजन जो बड़ा इसके अंदर इस बार डाला गया कि आपने जो सर्च प्रोसीजर में जो अमाउंट पकड़ा गया उसका आपको सेटअप कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन सरकार का है कि हम जो इवेडर्स हैं उनको हम बख्शना नहीं चाहते हैं। दिस इज वेरी क्लियर, बट एट द सेम टाइम जैसा सेठिया जी भी कह रहे थे कि एक एटीसी का जो प्रोविजन है, आप एक बड़ी छोटी सी बात देखिए कि उसमें जो लिमिट है वो इतनी नगण्य है आज की तारीख में कि 1.5-2 लाख रुपए तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनकी स्कूल फीस ही हो जाती है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप देखेंगे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप एटीसी में डिडक्शन की एनहांसमेंट की बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो पैसा रोटेट होके इकोनॉमी में ही आता है, जिसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो चाहे शेयर बाजार में जाए, चाहे आपके बॉन्ड्स में जाए जो सरकार को दिए जाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट एक सरकार के लिए ही अच्छी चीज है। और इससे टैक्स का, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इस स्लैब में इतना कोई फर्क टैक्स में पड़ेगा नहीं, अगर आप उसको लिमिट को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो एक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एट लार्ज देखें तो उसमें ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं। कहने का मतलब मुझे ये मेरा ये है कि ये जो बजट है एक प्रोग्रेसिव बजट है और वो इससे दिखता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी उन्होंने बढ़ाया है और सर्टेनली जो जॉब्स क्रिएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएशन 100% उससे बढ़ने वाला है। ये मुझे इस बजट से उम्मीद है। जी, ओवरऑल प्रोग्रेसिव बजट आप कह रहे हैं।